नमस्कार मित्रों, केपी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे तथा अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तन मन धन से जुटे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ सेकंड ग्रेड 2013 का फर्स्ट पेपर जीके का। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर, आपका बहुमूल्य समय नष्ट किए बगैर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्षेत्रफल से ही दोस्तों पता चल रहा है। अगर आपको राजस्थान के विस्थापन का ज्ञान नहीं है तो पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1000 मिली बार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो दोस्तों, 1000 मिली बार की समदाब रेखा जुलाई माह में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था और परीक्षार्थियों को बोनस के रूप में जोड़ दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूपण में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया तथा तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गायों की नस्ल राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 नंबर, यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थार पारकर पारकर तथा दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गिर। ये गाय की नस्ल हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तो उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा हैं जो औद्योगिक श्रेणी में ए श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो दोस्तों, चलिए अब 7वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट है जो निर्धनता उन्मूलन के लिए नवीनतम योजना प्रारंभ की गई। 2013 की बात है दोस्तों ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। आप मैच करके देख लीजिए, उस समय करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले। तो दोस्तों, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में जो प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही व उदयपुर। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में लगाया गया था दोस्तों। ये ध्यान रखें, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति। तो दोस्तों, सबको पता है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन है जो कि पारंपरिक वर्षा जल संचयन की पद्धति का नाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें जो कथन सही है वो 4 नंबर है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐशक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाता। आहड़ आहड़ उदयपुर में आता है दोस्तों, जो कि ताम्र सभ्यता के अंतर्गत आती थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है कालीबंगा को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक का नाम है दोस्तों परमर्दिदेव चंदेल। परमर्दिदेव चंदेल है जो कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित
विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि ए रणथंभौर, सी चित्तौड़, डी सिवाना और बाद में जालोर। तो दोस्तों ये है अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान विजय का क्रम। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने 72-73 में जोधपुर सुपुर्द कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था। तो दोस्तों इस प्रश्न को आरपीएससी ने बोनस अंक के रूप में जोड़ दिया था, डिलीट कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। इनमें से जो ये सूची है, राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राज सिंह, इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि मानसिंह व राज सिंह ने मुगलों का सहयोग किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्तों साधु सीताराम दास बिजोलिया से संबंधित थे, जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं निम्न दिए हुए कूटों का उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर इसका सही आंसर है। मिला के देख लीजिए। प्रजामंडलों और इनके निर्माण का काल पूछा है। डूंगरपुर का है 1944 और जयपुर का है 1931, बीकानेर का है 1936 तथा अलवर प्रजामंडल का है 1938। ये इनका स्थापना है, काल पूछा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जामों में दोहराया गया है। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो दोस्तों अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया था दोस्तों राजस्थान में सबसे अंतिम में, और राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया था। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो दोस्तों 2 सोपानों में राजस्थान का सिरोही में विलय हो गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो दोस्तों राजस्थान की पहली महिला थी जिसने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी दी, उनका नाम है अंजना देवी चौधरी। इन्होंने दोस्तों किसान आंदोलन में भाग लिया था तथा महिलाओं का नेतृत्व बड़े तौर पर अंजना देवी चौधरी ने किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो दोस्तों इसमें जो तीसरा है वो नारायणी देवी में गलत है। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा सदस्य रही। दोस्तों ये गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? तो दोस्तों अजमेर के जो ख्वाजा मोहिउद्दीन हैं वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे पृथ्वीराज चौहान के समय, और उन्होंने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नौलखा दरवाजा सबको पता है, रणथंभौर नौलखा दरवाजा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? तो दोस्तों गोगा जी का मेला है वो लगता है भाद्रपद में, भाद्रपद शुक्ल 9वीं को लगता है गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेमद आभूषण पहना जाता है। दोस्तों मेमद आभूषण है वो सिर में पहना जाता है। तेजाजी का जन्म स्थल का नाम, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है दोस्तों खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म स्थल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं उनका सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है 1 नंबर है, इसका सही आंसर कर्णिदान ने लिखा था सूरज प्रकाश, दौलत विजय ने लिखा था खुमान रासो, पद्मनाभ ने लिखा था कानड़देव प्रबंधन और जगजीवन भट्ट ने लिखा था अजितोदय। तो दोस्तों ये इनका सही क्रम है, पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम में पूछी जा सकती है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दोस्तों सबको पता है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास था, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया तथा एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को मोनालिसा का था, मोनालिसा की संज्ञा दी थी बनी ठनी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रावणत्ता क्या है? तो दोस्तों रावणत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है रावणत्ता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तो राज्य के राज्यपाल थे। तो दोस्तों राजस्थान में जब पहली बार शासन लगा तो राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो दोस्तों संविधान के अनुसार है जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऐसा संविधान में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? तो दोस्तों राजस्थान में जो संसदीय सचिव है वो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है तथा प्रतिज्ञा करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो दोस्तों राज्यपाल अपना त्याग पत्र है, सबको पता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है तथा राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के प्रशासनिक पदों सोपान के शीर्ष पर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है मुख्य सचिव। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमान संख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 है जो अनुमान संख्या है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमान संख्या है 8। इसका चौथा आंसर सही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय अनुसूची की 11वीं अनुसूची है जो पंचायतों की शक्ति से संबंधित है तथा 12वीं अनुसूची है जो नगरीय निकायों से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2000 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान से बजरंग लाल ताकर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया था। उस समय का दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। नौकायान से इसको नौकायान खेल में आता है दोस्तों, जिसके लिए बजरंग लाल ताकर को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था तब परीक्षार्थियों को बोनस के रूप में इसके अंक दिए गए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जोधपुर 161 जनसंख्या घनत्व है, कोटा 374, अजमेर 305, भरतपुर 503 है इसका जनसंख्या घनत्व। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर रीमा आहूजा है जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। जननी शिशु सुरक्षा योजना, स्वावलंबन योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वयं
सिद्धि योजना, उपयुक्त योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था 2013 में। काफ़ी क्वेश्चन थे दोस्तों जिसको डिलीट करना पड़ा आरपीएससी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा प्रस्ताव है वो संरक्षण पुरस्कार प्रदान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ये हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गांगरोन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों इनको याद रखने का एक ट्रिक है, आप चिक्कू, गाजर, आम से याद रख सकते हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गांगरोनगढ़, जैसलमेर, आमेर। इससे दोस्तों आप चिक्कू, गाजर, आम से ये पूरा याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की, अच्छी लगे तो याद करना, और यह फेमस ट्रिक है, याद जरूर होगी दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है। तो दोस्तों रघुराम राजन उस समय गवर्नर थे भारत के। तो दोस्तों इसमें रघुराम राजन के अनुसार सबसे कम विकसित राज्य माना गया था राजस्थान को 2013 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया। तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार को राज्य सरकार द्वारा 2012 में शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अमरता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों राजस्थान में अमरता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन के अवसर पर उपलब्ध कराना अमरता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव का कारण का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हेरिकेन है, जो स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर सिरको, इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? तो दोस्तों सन 2002 में विश्व पर्यावरण दिवस पर विचारिए, खाइए और बचाइए का नारा दिया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों चुंबी घाटी है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर भारत, भूटान एवं तिब्बत। चुंबी घाटी स्थित है भारत, भूटान एवं तिब्बत में। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो दोस्तों चीन व जापान के मध्य जो दोस्तों सामरिक तनाव है वो है शिनकाकू द्वीप से है। वो चीन व जापान के मध्य जो तनाव बना हुआ है, अपना अधिकार जताने के लिए दोनों प्रयासरत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महासागर में ज्वारीय लहरें हैं जो कि महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो दोस्तों सिलीगुड़ी गलियारे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरता है। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 गुजरता है। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर S.C. चटर्जी द्वारा ये नाम सुझाया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह हैं। तो दोस्तों कोसी व
काली सिंध नदियाँ हैं वो गंगा नदी के अफवाह तंत्र से जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों उसका नाम है जीपीएस। सही स्थिति का पता लगाने के लिए जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3। भारत शासन अधिनियम 1919 है जो मॉन्टेग्यू घोषणा का परिणति था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो त्रुटिपूर्ण युग्म है वो 1 नंबर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये दोस्तों त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। तो दोस्तों जो 1924 में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, वो दोस्तों हुआ था बेलगांव में। बेलगांव सम्मेलन कहा जाता है उसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता है उसके हस्ताक्षर हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संसद की अनुसूची दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। इसमें दल बदल के खिलाफ जो भी कानून है वो लिखे गए हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए दोस्तों भारत एक गणराज्य है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि ए व बी दोनों ही सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में है 2 आंसर इसका सही है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है। तो दोस्तों किनका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई धांधली होती है तो दोस्तों इसकी जांच है वो संसद करती है। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था। तो दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी है जो कि प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है। तो दोस्तों संसद ये सचिव की शपथ है वो प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञात्मक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एकीकृत न्यायपालिका।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों इसका त्रुटिपूर्ण युग्म है पहला ही। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी BN संगमा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। बाकी सब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सुधाकर रेड्डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रकाश कारात, बहुजन पार्टी से मायावती। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी विवाद चल रहा है भारत का। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है 2013 का। तो दोस्तों ईरान ने वो समझौता किया था, P5+1 का समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे? तो दोस्तों गुट निरपेक्षता के सूत्रकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है सभी से है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा के वातावरण से, विद्यार्थी से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, जो कि सही आंसर का चयन करना है। जॉन डीवी हैं, वो कृत्यवाद के जनक थे। टिनकर है जिन्होंने संरचनावाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कोफका ने किया था गेस्टाल्टवाद, तथा वाटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है। तो दोस्तों ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है, ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 3, यानी कि थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, क्लार्क हल पुनर्बलन का सिद्धांत, कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन, इसका दोस्तों प्रेरक लक्ष्य समायोजन और परिवर्तन इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है छात्र जो नवीन सूचनाओं के विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो पहला प्रश्न है वो सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, ये दोस्तों सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों मानव विकास के संबंध में ये परिपक्व तक चलता है, ये कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों मानव विकास एक निश्चित समय तक ही चलता है जो बाद में रुक जाता है। अलग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती हैं? तो दोस्तों जो उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं जो दोस्तों व्यक्तित्व को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। शारीरिक गठन, सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम, अनुभव, ये सभी है जो व्यक्तिगत आयाम को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इस प्रश्न को RPSC ने डिलीट कर दिया था और बोनस के रूप में जोड़ दिया था अभ्यर्थियों को। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो दोस्तों बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, इसका सही आंसर है 3 नंबर, गिलफोर्ड का है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा प्रवृत्ति का हो,
जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है तो दोस्तों बालक है जो सृजनात्मक योग्यता रखने वाला होता है, मनोविज्ञान के अनुसार है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों बुद्धि के संबंध में है लंबोमत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये सिद्धांत सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव है जो दोस्तों अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य को आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ए व आर है वो दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा कार्य है जो बाह्य प्रेरक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ सी है, जो कार्य बाह्य प्रेरक है, दौड़ में भाग लेना। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान है वो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में शिक्षक को मदद करता है। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है उपयुक्त सभी हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है नंबर 4, संसाधन इकाई में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन का कौन सा तरीका अपनाना जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अपनाया जाना चाहिए विद्यालय प्रशासन को मानसिक रूप से छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों ये था 2013 का जीके का फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आरपीएससी द्वारा जीके के प्रश्नों को बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। हर एग्जाम में लगभग 50-60% जीके हैं जो कि बार बार दोहराया जाता है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।